we were discussing in the earlier videos about the electrostatics, जिसमें कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ही अगर मान लीजिए कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं यानी सिमेट्रिकल चार्जेस नहीं है, कोई पॉइंट चार्जेस नहीं है बल्कि ब्रॉड चार्जेस हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एक और थ्योरम का यूज करते हैं, ये कहलाती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए देखिए क्या करेंगे, गॉस थ्योरम से रिलेटेड पहले एक दो छोटे छोटे से डेफिनेशंस लेंगे। उन सभी डेफिनेशंस को आप ध्यान से सुने, सभी स्टेप्स को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें सबसे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्क्राइब करते हैं, यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, it is defined as the total number of electric field lines passing through a surface in normal direction। किसी भी गिवन एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक सरफेस कंसीडर करें और इस सरफेस या ऐसे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए मान लीजिए ये कोई सरफेस, कोई भी एरिया, इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरह से ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रहा है। मान लीजिए इस सरफेस का एरिया है ds, तो यहाँ पर इस सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिनोटेड बाय d5 एंड d5 विल बी इक्वल टू e इनटू ds। लेकिन अगर मान लीजिए ये हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है बल्कि ये इस तरह से कोई सर्टेन एंगल फॉर्म कर रही है विद नॉर्मल, लेट इट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ई फील्ड ई, ये एरिया ds है। देन इन सच ए केस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय d5 इज इक्वल टू e ds cos थीटा, और it may also be expressed as the dot product of electric field and area vector। If the area is expressed in vector notation, then the dot product of, that is scalar product of electric field intensity and the area vector, it equals to the electric flux। तो ये electric flux कहलाता है, which is numerically क्या है, total number of electric field lines passing normally यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके लिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या बनेगा, देखिए ई की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एरिया का यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट था न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ एरिया, सो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पर हम किसी भी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक छोटा सा रूल यूज करते हैं, ये कहलाती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट चार्ज को या नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस को किसी सरफेस में अगर हम एनक्लोज करें, कोई भी क्लोज सरफेस अगर हम कंसीडर करें, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक छोटा सा पॉइंट, और ये d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक छोटे एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी सरफेस है तो बड़ी सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds। इस तरह के ये इंटीग्रल कहलाते हैं सरफेस इंटीग्रल। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए सरफेस provides the
total electric flux linked to the given surface. तो इसी गिवन सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है या सेवरल पॉइंट चार्जेस है और उनको एनक्लोज करते हुए कोई क्लोज्ड सरफेस है जो कि पूरी तरह से चारों तरफ से बिल्कुल क्लोज्ड है, तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस से लिंक्ड ये होता है रेशियो ऑफ चार्ज टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड सरफेस enclosing certain charge always equals to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface, and the surface integral of electric field equals to the electric flux. So we can say that the electric flux linked to a closed surface which equals to the surface integral of electric field along the closed surface. क्लोज सरफेस के लिए इसके ऊपर एक क्लोज का साइन बनाएंगे इंटीग्रल के साथ, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड सरफेस। ये कितना है? इट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये कहलाती है गॉस थ्योरम। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, एक सिंपल वे में इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई ये सरफेस कंसीडर करें, मान लीजिए इस तरह का ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर एक ये चार्ज रखा गया है Q, और इस सरफेस के ऊपर कोई भी अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें P जिसकी डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ दिस स्फीयर के इक्वल, यहाँ पर एक छोटा सा अगर हम एक एरिया पैच कंसीडर करें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर करें। इस छोटे से सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो भाई अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to point charge Q ये होता है E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q over R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर। अब अगर हम ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लें E डॉट ds, ये न्यूमेरिकली अगर इसको हम सॉल्व करें, पहले फिजिकली देखिए क्या होगा। फिजिकली इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया, जो कि कितना हो जाएगा? इसकी डॉट प्रोडक्ट ये होगा E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा? यहाँ पर थीटा एंगल। ये देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, एरिया इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, इसलिए एंगल बनेगा 0 डिग्री, cos 0। cos 0 की वैल्यू होगी 1। इसके अलावा ये स्फेरिकल सरफेस इस गिवन पॉइंट चार्ज के लिए एक सिमेट्रिकल सरफेस है जिसमें कि सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम, इसलिए ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट ऑल ओवर द सरफेस, और इंटीग्रल में रह जाएगा सिर्फ ये ds। E can be taken out to be out of this integration, तो यहाँ पर जो है ये E into इंटीग्रल ds, और इंटीग्रल ds की वैल्यू कितनी बनेगी? क्योंकि cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। इंटीग्रल ds का मीनिंग ये होगा 1 E की वैल्यू, E का वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस इज स्फेरिकल, तो इसलिए ऐसे सभी एरिया पैचेस का सम कितना आएगा? इस सरफेस के, इस स्फेरिकल सरफेस के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल, जो कि होगा 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा सॉरी वन मिस्टेक, दिस इज Q अपॉन R स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये 4 पाई से कैंसिल, R स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E डॉट ds it equals to Q upon epsilon naught. This is Gauss theorem. That is the total electric flux linked to the closed surface is Q over epsilon naught. यानी ये जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज सरफेस चाहे स्मॉल क्लोज्ड सरफेस है या कोई लार्ज क्लोज्ड सरफेस है, कोई स्फेरिकल क्लोज सरफेस है या क्यूबिकल क्लोज सरफेस है या कोई और इरेगुलर शेप है, सभी के लिए ये वैल्यू सेम रहेगा which is Q upon epsilon naught. It will only depend, this total surface, this total electric flux will only depend upon the charge enclosed. उसके अलावा और किसी दूसरे फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि पहले किसी चार्ज को, पॉइंट चार्ज को हमने एक छोटे से स्फीयर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के रेडियस की स्फेरिकल शेल के सेंटर पर रखा, उसके बाद उसी चार्ज को हम सपोज 1 मीटर के रेडियस के स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर रखे, तो दोनों केस में दोनों सरफेसेस पर लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड इज सेम। इसलिए तो ये जो गॉस थ्योरम है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अगर हम कूलम लॉ से फाइंड करें तो उनके डेरिवेशंस, उनकी जो भी फॉर्मूले हम फाइंड करेंगे, उनका मेथड काफी टिपिकल हो सकता है, लेकिन गॉस थ्योरम को यूज करके दोस डेरिवेशंस कैन बी मेड वेरी वेरी इजी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along a infinite line, electric field intensity at a point due to an infinite line charge, infinite line charge यानी मान लीजिए जैसे हम ये कहें कि ये कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है which has a uniform charge density, suppose lambda. Lambda is the charge per unit length on this line. अब ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है on this line, it is symmetrical all along the length of this लाइन। इस लाइन के हर जगह यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा। इसकी वजह से मान लीजिए r डिस्टेंस पर ये हम कोई पॉइंट इमेजिन करें P, एंड वी हैव टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले हमें एक सिमेट्रिकल नेचर की क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करनी होगी, क्योंकि गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड अलोंग ए क्लोज्ड सरफेस। अब ऐसी कोई भी क्लोज्ड सरफेस जिसके अलोंग गॉस थ्योरम अप्लाई किया जा सके, ये कहलाती है गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर भी हमें कोई सिमेट्रिकल नेचर की गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, और लाइन चार्ज के लिए सिमेट्री क्या हो सकती है? सिलेंडर। तो अगर हम एक सिलिंड्रिकल शेल, सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करें इस तरह से, कोएक्सियल विद दिस लाइन चार्ज ऑफ एनी लेंथ, लेंथ उसका कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए L लेंथ के एक ये हमने कोई सिलेंडर इमेजिन किया जिसकी लेंथ है सपोज ये L, एंड दिस कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी ऑन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। अब r रेडियस का जो ये हमने सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन किया, इस पर अगर हम गॉस थ्योरम इंप्लीमेंट करें तो बाय गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग
क्या हमारा रिलेशन बनेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds is equal to q over epsilon naught. Let it be equation number 1. Now what will be the total charge enclosed? Q is the charge enclosed और total charge enclosed कितना होगा, total charge enclosed by Gaussian surface. Gaussian surface जो है हमारा यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल Gaussian surface है, इसके अंदर कितनी लेंथ एनक्लोज हो रही है इस लाइन चार्ज की, जितनी लेंथ है इस सिलेंडर की, यानी L लेंथ, तो इसलिए चार्ज एनक्लोज Q इज इक्वल टू होगा लैम्डा इनटू L। यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज है लैम्डा, L लेंथ पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा L, तो ये लैम्डा L चार्ज तो इसके अंदर होगा और बाकी का जो चार्ज होगा वो बाहर होगा। Gauss theorem is applicable only for the enclosed charge, not for the charge which is outside of the surface. उससे इसका कोई लिंक नहीं होता। तो ये जो है केवल enclosed charge हमने कंसीडर करना है, it is lambda into L। इसके अलावा अब मेन जो हमारा टर्म है वो है इसका LHS। LHS जो है, LHS of equation number 1, it is closed integral E dot ds। Now this LHS can be resolved into 3 parts। यहाँ पर 3 सरफेसेस, इस क्लोज्ड सरफेस के लिए जो कि सिलेंड्रिकल नेचर की है, इसमें 3 सरफेस मेन है। एक ये टॉप सरफेस S1, एक ये कर्व्ड सरफेस S2 और तीसरा ये बॉटम सरफेस यानी S3। 3 ये मेन सरफेस है। इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा ये होगा S1 वेक्टर इधर, यहाँ पर S2 वेक्टर पर अगर हम कोई भी छोटा सा ये एरिया कंसीडर करें P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर इस एरिया की डायरेक्शन DS2 ये होगा रेडियली आउटवर्ड और तीसरा जो ये S2 एरिया है इट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस व्हिच इज लाइक दिस, ये एरिया डायरेक्शन S3 होगा। इस तरीके से यहाँ पर इसको हम 3 पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, S1 के along E dot ds प्लस S2 के along E dot ds एंड प्लस S3 के along E dot ds। इसको हमने 3 पार्ट्स में ये रिजॉल्व किया है, S1 के along, S2 के along, S3 के along, 3 पार्ट्स में इसको रिजॉल्व किया। अब 3 पार्ट में रिजॉल्व करने के बाद अब क्लोज्ड का साइन नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोज था पूरी क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन अब ये हमने 3 ओपन सरफेसेस ले लिए हैं, दोनों ये टॉप सरफेसेस, बॉटम सरफेस और दूसरा हुआ ये ओपन कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस और ये दोनों सरफेसेस सभी ओपन सरफेस हैं, इसलिए किसी पर भी अब क्लोज्ड का साइन नहीं रहेगा। इसके अलावा इन तीनों डॉट प्रोडक्ट्स को अगर एक्सपेंड करें तो S1 के अलोंग ये डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा, ये होगा EDS cos। cos कितना होगा, अब यहाँ पर S1 पर, S1 की डायरेक्शन S1 के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच एंगल रहेगा 90 डिग्री, प्लस इसी तरह से S2 पर चले, S2 पर ये EDS cos, अब ये कितना एंगल बनेगा S2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया रेडियली आउटवर्ड, सरफेस एरिया इट इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के डायरेक्शन होंगे सेम, इसलिए ये रहेगा cos 0, प्लस तीसरा है S3 के along, ये है EDS cos अगेन 90 डिग्री एज इन केस फर्स्ट। अब cos 90 हो जाएंगे 0, cos 90 0 होने की वजह से फर्स्ट टर्म 0। यहाँ पर इस कर्व सरफेस का हर एक पॉइंट लाइन चार्ज से होगा इक्विडिस्टेंट, इसलिए इस कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वो भी सेम होगा, इसलिए इनको हम इस इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं और ये S2 इंटीग्रल में रह जाएगा ds, ये होगा केवल ds प्लस ये अगेन 0, क्योंकि cos 90 इज 0। अब यहां पर इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें, E एज सच इंटीग्रल
along S2ds, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ऐसे ds जैसे छोटे छोटे एरिया का सम along the entire closed along the entire curved surface of the cylindrical surface. अब cylindrical surface के curved surface के along सभी एरिया का सम ये आ जाएगा equal to the surface area of the curved surface. तो curved surface का एरिया होगा 2 pi RL. So it is 2 pi RL. ये वैल्यूज यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में करें सब्स्टिट्यूट, LHS ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन नंबर में LHS है E into 2 pi RL is equal to, अब देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों हमने फाइंड किया लैम्डा into L और अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये एज सच, तो इसलिए अब यहाँ पर L से L दोनों साइड कैंसल्ड, तो E इज इक्वल टू ये रह जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. So electric field due to an infinite line of charge is E equal to lambda upon 2 pi epsilon naught R. Means this electric field is directly proportional to the linear charge density along the line and inversely proportional to the distance of the given point. यानी अब देखिए हमारे पास अब तक 3 तरह की वेरिएशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के. आप लोगों ने देखा कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन it is in accordance to the inverse square law, that is electric field at a point due to a point charge varies inversely with the square of distance. Electric field at axial point or equatorial point of a dipole, it is inversely proportional to the cube of distance, while in case of line charge distribution the electric field is inversely proportional to the single power of distance. ये तीनों में डिफरेंस है भाई. तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन अलग अलग केसेस में अलग अलग नेचर के वेरिएशन से हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसी तरह से एक सेकंड एग्जांपल है, सेकंड इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. अगर हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कंसीडर करें, electric field at a point due to an infinite sheet of charge, यानी चार्ज की ही बनी हुई अगर कोई शीट है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to an infinite sheet of charge. मान लीजिए एक infinite dimension, suppose this is a sheet of charge whose dimensions are infinite but it carries a uniform charge distribution along the surface. surface के along एक uniform charge distribution है and charge per unit area on this sheet, the charge per unit area is suppose sigma. It is called the surface charge density. तो मान लीजिए इसकी surface charge density है ये sigma. अब इस surface charge density sigma से मान लीजिए इधर r distance पर ये कोई point है p and we have to determine the electric field at point p due to this sheet of charge. अब इसके लिए क्या करें? सबसे पहली बात, क्योंकि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें एक सिमेट्रिकल नेचर की गॉसियन सरफेस की जरूरत होगी. तो यहाँ पर हम अगेन वी शैल कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. उसके लिए क्या करें? इस पी पॉइंट के अराउंड कोई भी एक एरिया कंसीडर किया. मान लीजिए ये एरिया इस पी पॉइंट के अबाउट, इस पी पॉइंट के अबाउट एनी एरिया, सपोज ए एरिया लिया. इस ए एरिया पर एक अगर हम सिलेंडर इमेजिन करें, इस तरह से ये एक हमने सिलेंडर इमेजिन किया इस एरिया ए पर, दिस इज द सिलेंडर, दिस विल सबटेंड ए सरफेस एरिया ए. जितना इसका हमने क्रॉस सेक्शन माना है, इसी क्रॉस सेक्शन के बेस पर हम सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए ये इस शीट में से कितना एरिया इंटरसेप्ट करेगा, इसी एरिया ए के इक्वल ये एरिया इसके अंदर इंटरसेप्ट होगा.
अब इस सिलेंडर को जितनी लेंथ इधर है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी इसको एक्सपेंड करें। यानी अगर r डिस्टेंस इधर है तो r डिस्टेंस ही इसको इधर भी हमने ये एक्सटेंड किया, ये भी r और ये भी r। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये शीट चार्ज की बनी हुई है। इस शीट में सपोज ये शीट है, इस शीट में पूरा ये चार्ज का बना हुआ शीट है, इसलिए जैसा कंट्रीब्यूशन इसका एक साइड होगा उस चार्ज का वैसा ही कंट्रीब्यूशन दूसरी साइड भी होगा। इसलिए r डिस्टेंस पर जैसे इफेक्ट चार्ज का इधर होगा, r डिस्टेंस पर उसी टाइप का इफेक्ट दूसरी साइड पर भी होगा। इसलिए इसके पूरे इफेक्ट को देखने के लिए क्या करेंगे, इस सिलेंडर को एक्सटेंड करेंगे अप टू द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ दिस शीट आल्सो। अब यहां पर अगर हम गॉस थ्योरम लगाएं तो देखिए यहां पर जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमने इमेजिन किया है सिग्मा। डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, ये सपोज अगर हम ओ ले लें सेंटर पर इस शीट पर कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है ओपी इज इक्वल टू लिया हमने आर। अब हमने क्या इमेजिन किया भाई बच्चों, इसके साथ ही अब देखिए बाय गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक क्लोज्ड सरफेस का लेना जरूरी है, वही गॉसियन सरफेस होगी। तो यहां पर ये जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, इट इज ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड हुआ कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड, इट इज द चार्ज ऑन द एरिया intercepted by this Gaussian surface। और Gaussian surface A एरिया इंटरसेप्ट कर रहा है तो इसलिए ये होगा A into sigma। Area intercepted by the Gaussian surface is A and therefore the charge enclosed will be the charge on area A। अब यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, इसलिए A एरिया पर होगा A into सिग्मा। ये तो हो जाएगा Q का वैल्यू। लेकिन अब यहां पर भी जो मेन हमारा क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन है वो है LHS। LHS यहां पर भी कैसा है, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, it can also be splitted into 3 parts। कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे, मान लीजिए एक ये इस एंड का एरिया सपोज S1, दूसरा इस 2r लेंथ के सिलेंडर का कर्व्ड एरिया ये S2, और तीसरा हो जाएगा ये इधर दूसरे एंड का एरिया मान लीजिए S3। तो भाई इसको भी हम यहाँ पर इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। S1 के अलोंग E डॉट ds प्लस S2 के अलोंग E डॉट ds प्लस S3 के अलोंग E डॉट ds। 3 ये सरफेस इंटीग्रल बनेंगे। लेकिन अब ये तीनों सरफेस इंटीग्रल कैसे हैं, ओपन सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड का साइन अब नहीं रहेगा। इन तीनों सरफेस इंटीग्रल्स को अगर हम एक्सपेंड करें, इनकी डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया जाए तो ये S1 पर E डॉट ds, ये होगा E इंटू ds cos। अब देखिए यहाँ पर S1 पर इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनेगा, एरिया इज रेडियली आउटवर्ड r के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द शीट, इसलिए दोनों डायरेक्शन मैच करेंगे और इसलिए ये होगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। इसी तरह से S2 पर ये होगा E इंटू ds cos। अब S2 पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने ये कहे कि ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस और ये है इनफाइनाइट शीट, तो इनफाइनाइट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी शीट के परपेंडिकुलर, जबकि यहां पर किसी भी पॉइंट पर एरिया पैच की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरह से इन दोनों के बीच एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो इसलिए ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, प्लस इसी तरह से S3 पर ये E ds cos 0, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड
शीट के परपेंडिकुलर, जबकि इस एरिया की डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर एंड बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल विल बी 0 डिग्री। cos 0 is 1, तो इसलिए ये हुआ S1 के along ADS प्लस cos 90 0, इसलिए सेकंड टर्म हो जाएगा 0। थर्ड टर्म में S3 के along ये E into DS। नाउ क्योंकि every point on this S1 or S3 are equidistant from this surface, therefore electric field intensity at every point on the surface S1 or on the surface S3 will be numerically equal। इसलिए E को हम यहां पर बाहर ले सकते हैं S1 इंटीग्रल पर, ds रह जाएगा अंदर। इसी तरह से यहां पर भी E को बाहर लेकर के S3 पर भी ds। अब ये इंटीग्रल ds कितना होगा S1 के along इस S1 एरिया के इक्वल, जो कि हमने एज्यूम किया है A प्लस E इंटू A, यानी ये हो जाएगा ट्वाइस EA। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 से LHS आया ये ट्वाइस EA, RHS में Q का वैल्यू हमने फाइंड किया A इंटू सिग्मा, तो ये हुआ A इंटू सिग्मा और अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज सच। दोनों साइड A कैंसल, तो इसलिए E इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए यहां पर भी भाई जो वेरिएशन है विद डिस्टेंस, उसको जैसे कि भी हमने पिछले टॉपिक में डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। Electric field due to any infinite line of charge, it is inversely proportional to the single power of distance. But electric field due to an infinite sheet of charge, it is independent of distance. ये distance पर depend नहीं करता है। It means that this electric field is uniform. क्योंकि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनफाइनाइट शीट से आने वाले लाइंस कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विल प्रोवाइड अस ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इसी में देखिए शीट ऑफ चार्ज के लिए ही हम एक छोटा सा टॉपिक और ले सकते हैं, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स। अगर दो शीट्स का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स, अगर दो शीट्स का कॉम्बिनेशन ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि एक इनफाइनाइट शीट ये है, एक इनफाइनाइट शीट ये है, ये S1 शीट, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा 1, ये दूसरी शीट S2, इसके साथ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए सिग्मा 2। द होल स्पेस may be divided by these two sheets in 3 regions. ये suppose region first, this is the region second and let it is region third। 3 रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हालांकि इस S1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, ये होगा कितना, सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से E2, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द शीट S2, इट विल बी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों शीट्स के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। अब किसी भी रीजन में, अब यहां से देखिए S1 की से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, E1 की डायरेक्शन इधर ऐसे होगी और इधर ये E1 की डायरेक्शन ये रहेगा। E2 का डायरेक्शन इधर की साइड पर E2 का डायरेक्शन ये होगा और इधर की साइड E2 का डायरेक्शन ये होगा। मान लीजिए लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव डायरेक्शन ले इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट टू लेफ्ट ये नेगेटिव ले, तो यहां पर इन रीजन फर्स्ट, अगर हम रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें E फर्स्ट,
तो ई फर्स्ट कितना होगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, यानी ये होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 लेंगे यानी ये आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर हम इस सेकंड रीजन में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड रीजन इज द स्पेस एनक्लोज्ड बिटवीन द टू शीट्स। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अब देखिए इसमें E1 इधर नेगेटिव डायरेक्शन के अलावा, E2 इधर पॉजिटिव डायरेक्शन के अलावा, तो इसलिए ये हो जाएगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, क्योंकि E1 की डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई इसलिए, तो इसलिए ये क्या बना, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E2 की वैल्यू है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू बनेगी। इसी तरह से थर्ड रीजन में E थर्ड विल बी इक्वल टू, अब ये दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, E1 भी नेगेटिव E2 भी नेगेटिव, इसलिए ये बनेगा माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So these are the electric fields due to these sheets of charge. अब यहाँ पर भी अगर इन दोनों शीट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटीज ये हो जाए इक्वल एंड अपोजिट, इफ चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल एंड अपोजिट, अगर दोनों चार्ज डेंसिटीज कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो उस केस में यानी सिग्मा 1 सपोज अगर प्लस सिग्मा है और सिग्मा 2 का वैल्यू मान लीजिए माइनस सिग्मा है, इस तरह से अगर हम इन दोनों चार्ज डेंसिटीज को कंसीडर करें, एक कोई सी भी एक पॉजिटिव ले सकते हैं, मान लीजिए इसको नेगेटिव ले लें या इसको पॉजिटिव ले लें, जैसा भी चाहे वैसा एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो एक चार्ज डेंसिटी नेगेटिव ले लें, दूसरी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव ले लें, तो अब यहाँ पर E फर्स्ट कितना होगा, E फर्स्ट ये था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 यानी सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी 0। इसी तरह से E थर्ड रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें भी ये माइनस साइन तो एज इट इज, सिग्मा 1 की वैल्यू माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी ये भी 0। लेकिन सेकंड रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी ये होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मींस E सेकंड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज if the two infinite sheet carries equal and opposite charge densities, then the electric field between the two sheets will be sigma over epsilon naught। ये रिलेशन हम आगे चल करके यूज करेंगे फॉर द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज होती हैं, इसलिए दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को हम वहां पर यूज करेंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स। इसके अलावा अब एक थर्ड एप्लीकेशन अभी इसमें और हमारा रहता है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, चार्ज की बनी हुई कोई स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहें कि सपोज दिस इज ए स्फेरिकल शेल ऑफ एनी रेडियस, सपोज कैपिटल R। कैपिटल R is the radius of the shell
और इस शेल के ऊपर कोई चार्ज है, मान लीजिए Q। इस पूरी शेल का चार्ज जो है ये है Q। इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करना है। P पॉइंट, अब यहाँ पर तीन बातें हो सकती हैं, तीन केस हो सकते हैं। वो पॉइंट सरफेस के बाहर हो सकता है, या वो पॉइंट इस सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, तीसरा ये कि वो पॉइंट इस सरफेस के अंदर भी हो सकता है। तो पहला हम कंसीडर कर रहे हैं कि जिस समय ये पॉइंट है, P पॉइंट है आउटसाइड द शेल। इस केस में क्या करेंगे, जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, एक सिमेट्रिकल नेचर की गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। यहां पर भी हम एक सिमेट्रिकल नेचर की गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। और स्फेरिकल शेल के लिए सिमेट्री क्या हो सकती है, स्फेरिकल। तो इसलिए इसी के साथ कॉन्सेंट्रिक एक शेल, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करें ऑफ स्फेरिकल शेप, लाइक दिस वी आर कंसीडरिंग हियर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया पैच कंसीडर करें ds, जिसकी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर जो है चार्ज ऑन शेल ये है Q, रेडियस ऑफ शेल ये हम ले रहे हैं कैपिटल R, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट ये हमने लिया OP इज इक्वल टू स्मॉल r। ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए ये है स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर ए कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो अब देखिए बाय गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds विल बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि यहां पर ये पूरी ही स्फेरिकल सरफेस एनक्लोज्ड हो गई है इस गॉसियन सरफेस में, इसलिए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ दिस शेल, जो कि हमने लिया Q। इसके अलावा यहां पर इस एरिया ds की डायरेक्शन कैसे होगी, एरिया ds के परपेंडिकुलर व्हिच विल बी रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, इसलिए इसकी LHS को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये होगा E ds cos 0, क्योंकि E और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है, इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्योंकि इस शेल का रिस्पेक्ट में, इस शेल के रिस्पेक्ट में गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स विल रिमेन सेम। इंटीग्रल में रह जाएगा ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी अब ये इंटीग्रल ds की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे एरिया का सम along the entire Gaussian surface which is a spherical surface, जो कि स्फीयर के एरिया के इक्वल होगा, यानी 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught, means E will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q upon r square, means this electric field is just like the electric field as due to a point charge, means this shell will behave like a point charge in such a manner that the whole charge of this shell is concentrated at the center of the shell. Center of shell पर ये पूरा चार्ज रखा हुआ है, इस तरह से ये बिहेव करेगा। इसको हम एक दूसरे फॉर्म में और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि इस शेल के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहां पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी
ये अगर हमने सिग्मा ले ली इस स्फेरिकल शेल पर, तो फिर Q इज इक्वल टू होगा सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ दिस शेल मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा। इस फॉर्म में ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा और अपॉन ये स्मॉल r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, इसलिए ये रह जाएगा हमारे पास कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और दोनों ही फार्मूले क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at an exterior point due to a shell of charge, it is inversely proportional to the square of the distance। ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है। अब इसमें केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था एक्सटीरियर पॉइंट के लिए, केस सेकंड ये कि अगर पॉइंट व्हेन पॉइंट P lies on shell, अगर ये शेल के ऊपर ही है, यानी दैट इज स्मॉल r इक्वल टू, अगर कैपिटल R है, अगर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल हैं, तो बस हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू रख दो। ये मान लीजिए हमने 1a ले ले, ये 1b ले ले, इन्हीं में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में, तो यहीं से हमारे पास रिलेशंस आ जाएंगे। और ये रिलेशंस क्या बनेंगे, इक्वेशन 1a से ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, या 1b इक्वेशन से ये हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इस केस में क्या होगा, व्हेन point P is just on the surface of the shell, तो गॉसियन सरफेस और शेल का सरफेस ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे एंड देयरफॉर द टोटल चार्ज विल बी assumed to be enclosed by the Gaussian surface. Now third case third is when P is inside the shell, अगर ये शेल के अंदर है, यानी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये हमारे पास शेल थी जिसका सेंटर था ये O, रेडियस था ये कैपिटल R, चार्ज था इसके ऊपर Q। अब अगर P पॉइंट इसके अंदर है, मान लीजिए P पॉइंट यहां पर आ गया स्मॉल r डिस्टेंस, तो अब जो हमारी गॉसियन सरफेस होगी OP इज इक्वल टू R रेडियस की, इट विल बी इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल होने की वजह से यहां पर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा ये हो जाएगा 0। तो देयरफॉर यहां पर चार्ज एनक्लोज्ड ये होगा Q इज इक्वल टू, Q डैश कंसीडर करें इसको, Q डैश विल बी इक्वल टू 0। इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds will become equal to 0, means E equal to 0. So electric field inside the shell, it will be 0. Electric field inside the shell, it is 0. तो ये इसका थर्ड केस। तो इसलिए अगर इस वेरिएशन को हम शो करें ग्राफिकली अगर इस वेरिएशन को शो किया जाए तो देखिए क्या ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में x एक्सिस के अलोंग लेंगे डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, ये सपोज x एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग यहां पर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये कैपिटल R डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने यहां पर ये फाइंड किया था। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो अब देखिए इनसाइड द सरफेस ऑफ द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी E से लेकर के कैपिटल R तक तो ये चलेगा 0। R पर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर ये
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यानी ये हुआ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, ये पॉइंट हुआ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए। और अब अगर एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ इस तरह से, जो कि इसको टच करेगा इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर ये इसको टच करेगा। तो ये r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थ्री केसेस ड्यू टू ए शेल ऑफ चार्ज। तो ये रहा हमारा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम बहुत ही इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल। इन फॉर्मूलों को जगह जगह पर यूज करते हैं, जैसे कैपेसिटर्स वगैरह के कैपेसिटेंसेस निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो इन सभी रिलेशंस को आप ध्यान से सभी स्टेप्स को समझें। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोस और आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैपेसिटर्स, तो इन वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू टू ऑल।